पर बहुत बार आप हमारे चैनल पे कमेंट कर चुके हो कि आपको रियल एस्टेट के बारे में सीखना है, रियल एस्टेट से पैसा कैसे बनता है। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की बात करें, रियल एस्टेट के अंदर आप अपना साम्राज्य कैसे बिल्ड कर सकते हो इसके ऊपर बात करें, या फिर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि रियल एस्टेट में करियर कैसे शुरू करना है। बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, आज आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं। सो देखो, मुझे ऐसा लगता है यार, मैं तो बड़ा यंग हूँ, खासकर सर के सामने। अभी मैं बताऊंगा आपको सर के बारे में। सो मैं बड़ा यंग हूँ यार, ठीक है, डेफिनेटली वी आर मेकिंग गुड मनी, बट आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जाए जिन्होंने अपनी लाइफ में 20,000 से ज्यादा रियल एस्टेट की डील्स करी है। एक ऐसे व्यक्ति, 20,000 की मैं बात कर रहा हूं, तो पैसा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी बताएंगे कि उन्होंने कितना बनाया होगा, बट उन्होंने कैसे बनाया, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, और इतना कुछ आपके सीखने के लिए कि आपको आज बहुत मजा आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, ही इज एन इंडियन, बट आज सिर्फ ही इज नॉट जस्ट एन इंडियन। इन्होंने जो 20,000 डील्स करी, उनमें से ज्यादातर डील्स इन्होंने कनाडा एंड यूएस में करी। सो ही लिव्स इन कनाडा, एंड कनाडा से स्ट्रेट आज हमारे पास आए हैं जस्ट टू टीच यू गाइज हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। सो मिस्टर सुनील तुलसियानी, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। इट इज प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर हैविंग। एंड आज शायद मेरी ऑडियंस बहुत कुछ सीखने वाली है आपसे। अच्छा, अभी इंटरव्यू शुरू हुआ है, सर की शक्ल देख के ना सर की एज भी गेस करना, कमेंट करना, पता लगेगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी सर वेरी इंटरेस्टिंग। बट अब क्या है कि कनाडा में और यूएस में तो आपको बहुत लोग जानते हैं जी। इंडिया में हमारे दर्शक बहुत ज्यादा शायद आपको भी नहीं जानते होंगे। आपकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो सर देखिए, आज सब सक्सेस को देखते हैं, लोग देखते हैं यार ये तो कनाडा में मल्टी मिलियनर है और पैसा है, गाड़ियाँ है, घर है, सब है, बट सर शुरुआत कैसे हुई? ये एक्चुअली शुरुआत यहीं से, दिल्ली से ही हुई थी हमारी। अच्छा। हाँ, दिल्ली से हुई थी। क्या हुआ था कि हमारे डैडी थे, वो फैक्ट्री में काम करते थे, और उनको 400 रुपए पर महीना उनकी पगार हुआ करती थी, 400 रुपीज पर मंथ। एंड मुझे याद है एक बार वो एप्पल लेके आते थे, उसके हम 5 लोग थे, उनके 5 पीसेस काटते थे हम, और हम लड़ते थे कि कौन सा पीस बड़ा है जो हम खाएंगे। Oh my God. बिकॉज दैट एप्पल वाज अ ट्रीट, हमारे लिए ट्रीट था वो। तो हमारे जहाँ पे हमने फादर ने, उन्होंने घर बनाया, और वहाँ पे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, ऑलराइट, वहाँ पे न पानी था, न टॉयलेट था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी हमारे पास। कैसे मैनेज करते है हैं? ना। एंड रोज शाम को हम पानी लेने जाते थे, बाहर फील्ड में जाके बाथरूम के लिए जाते थे। Oh my God. और मोमबत्ती यूज करते थे पढ़ने के लिए, है ना। और क्या था, बेसिकली हमारा खाना जो होता था ना, वही मुश्किल से हमको मिलता था। तो हमारा एक भाग्य समझो, लक समझो आप, कि हमारे अंकल कनाडा में रहते थे, तो उन्होंने बुलाया हमारे डैडी को कि आ जाओ आप। तो हमारे डैडी मतलब किसी भी करके 1981 में उन्हें वहाँ बुलाया। पर जब वो हम कनाडा पहुँचे तो मुझे बताया गया था कि कनाडा की जो सड़कें हैं ना, उनमें गोल्ड लगा हुआ है। तो मैं उस टाइम हमारी उम्र थी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, सड़क पे गोल्ड है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे भाई, वहाँ की जो सड़कें हैं गोल्ड से बनी हुई हैं, वो क्या एक कहावत होती है। अच्छा, ऐसे कहावत थी उस टाइम पे, बोलते थे लोग। और हमारी उम्र में मुझे लगा कि सच्ची में गोल्ड की सुई। अच्छा, आपने मान लिया। So, एक बार मैं ऐसे सपना देखा मैंने कि भाई जब रात को 12 बजे कोई नहीं होगा, तो मैं रात को 12 बजे आके खुदाई करूंगा, खुदाई करके थोड़ा गोल्ड निकाल के ले आऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा। तो जब हम कनाडा पहुंचे तो हमने देखा कि भाई सब लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब अमीर हैं। हमारे अंकल जो थे वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, और हम भी गए तो हम भी अपार्टमेंट जाके रहे वहाँ पे। और जो डैडी काम करते थे तो बेयरली वो होता था कि भाई खाओ पियो और थोड़ा सा सेव करो। एंड बिकॉज वो डॉलर्स में मिलते थे तो लोगों को लगता था कि पता नहीं अमीर है क्या, इंडिया के हिसाब से। पर वहाँ पे एक्सपेंसेस भी वैसे ही होंगे। एक्सपेंसेस भी वैसे थे। और दूसरी बात ये थी कि वी वर स्ट्रगलिंग, वहाँ पे स्ट्रगल था सारा टाइम। हमारे डैडी से हम कहते थे कि डैडी हमको ये लेके दो, उनका फेवरेट आंसर था नो, नहीं। क्या समझा, मैं मेरे को क्या अंबानी समझा हुआ क्या? उस टाइम पे भी मनी फेमस था। हाँ, और या मैं मुझे क्या ट्री पे पैसे लगते हैं क्या? हाँ। तो ऐसे से मतलब बहुत मतलब बोलते थे। और उनका मेन आंसर था यार
मम्मी कार में रहती थी, डैडी काम पे जाते थे, और ये हमारे स्कूल में मतलब बहुत सारी स्ट्रगल्स देख ली। इनफैक्ट स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, स्कूल में आई वॉज वेरी बैड स्टूडेंट, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल, और तो स्कूल को स्किप करना, ये भी सर करना। ये क्या ट्रेंड है? मतलब मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुना है और ज्यादातर लोग बोलते हैं वी वर नॉट गुड इन स्कूल स्टडीज, स्पेशली शायद 10th से पहले तो मैं भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो ये ट्रेंड क्यों फॉलो होता है, वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। क्या है कि अब तो पता है क्यों होता है, पहले तो नहीं पता था। पहले क्या होता था कि मम्मी डैडी बोलते थे कि बेटा आप आए हो, होमवर्क किया, अगर होमवर्क नहीं किया है तो बैठो, मार भी पड़ती थी। अगर होमवर्क किया है उसके बाद आपके दूसरी क्वेश्चन होता था उनका कि तुम्हारे मार्क कैसे हैं, और हमारे मार्क अच्छे होते नहीं थे। तो हमारे इंडिया में ये थी कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है ना, और आपको अकाउंटेंट या कोई गवर्नमेंट जॉब ले रहा है, बस यही आप, उसी से आपकी तुलना होती थी कि आप अच्छे बेटे हो कि नहीं हो। एब्सोल्युटली, है ना। अब मेरे अंकल बोलेंगे मेरा बेटा तो देखो वकील बन गया, तुम क्या कर रहे हो, बेकार बेटा है। तो अब पता चला है कि जो स्कूल सिस्टम है ना, दैट स्कूल सिस्टम वाज बिल्ट मेनी इयर्स अगो फॉर एम्प्लॉइज टू जनरेट भाई गुड एम्प्लॉइज, नॉट गुड एम्प्लॉयर्स और गुड एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई नहीं जाती है, मनी कैसे ग्रो करना है सिखाया नहीं जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम स्कूल में दिखाया, इनफैक्ट स्कूल में बताया जाता है कि पैसे की बात ही नहीं करो आप, वो घर में भी बोला जाता है, इंडिया में खासकर। हाँ, वहाँ पे भी ऐसे था, भाई आप लालची हो, you know you're greedy and पैसा what is that, is the root of all evil, है ना। तो ऐसी सी बातें हमको सिखाई जाती है। मुझे तो मम्मी डैडी बोलते थे बेटा अगर पढ़ोगे नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, यू गोना बेग ऑन स्ट्रीट, तुम्हें तो कोई काम भी नहीं देगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे वो। तो उस टाइम क्या होता था कि हमारा बहुत दिल में होता था कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, भाई मेरा क्या बनेगा, सेल्फ एस्टीम काफी लो हो जाती है बहुत। और स्कूल में जाओ तो स्कूल में पहले बोलेंगे यहाँ बैठो, जब घंटी बजेगी तो बैठ जाना, घंटी बजेगी तो चले जाना, ऐसा होता था ना। और कभी मैं अच्छा सर, उस टाइम पे जो स्कूल थे, जैसे इंडिया में उस टाइम पे तो शायद प्राइवेट स्कूल्स कम होते होंगे, गवर्नमेंट ही थे, तो आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे होगे जब आप गए थे, तो आपको उस टाइम पे कनाडा का एजुकेशन सिस्टम या स्कूल उस टाइम पे कैसा लगा? कनाडा का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? फर्स्ट यहाँ पे मंडे टू सैटरडे स्कूल था, वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे स्कूल है। अच्छा। तो मैंने कहा ये हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी, मैंने कहा वाह। खुश हो गए बच्चे। और दूसरी बात यह होती थी कि यहाँ पे अगर आप होमवर्क ना करो, कुछ करो, तो उस टाइम पिटाई, आजकल पता नहीं है, उतनी पिटाई होती थी स्पेशली लड़कों को, हमारे तो हाथ में बहुत पिटाई होती थी। तो जब हम कनाडा गए तो बोला टीचर ने कि यू आर गोना बी इन बिग ट्रबल। मैंने कहा ओ माय गॉड, यहाँ पे भी वही होगा, बात रेडी हो गया मैं। तो बोला जाओ उस रूम में जाके बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, बैठ गया। उन्होंने बोला फिर बैठ, आधे घंटे के बाद आए, अब बोला घर जाओ। मैंने कहा ये पनिशमेंट है, ये तो मैं रोज लूंगा। फिर उन्होंने बोला एक डिटेंशन सेंटर है स्कूल के अंदर ही, डिटेंशन सेंटर है, वो एक रूम होता है, जैसे ऐसे रूम है, उस रूम में जो दूसरे बच्चे हैं, जो शरारती बच्चे हैं, उनको भी भेजा जाएगा। तो बढ़िया है। मैंने कहा ये तो मजा आ गया मेरे को, कम्युनिटी बन गई, मेरे फ्रेंड्स आ गए और फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स मिलके, मैं तो बोला रोज मेरे को यहाँ भेजो आप। डिटेंशन सेंटर। सो क्या होता था कि मेरे एक चीज में होता था कि मैथमेटिक्स में आई वाज गुड, इवन इन इंग्लिश, क्योंकि एक वर्ड ऑफ इंग्लिश नहीं आता था जब आप कनाडा पहुंचे थे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं सर ऐसे इंडिया के अंदर भी, हो सकता है आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो थोड़ा सा ना समझ आए, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है कि सब इंग्लिश में बोलेंगे। बट आपके लिए वो कैसा चैलेंजिंग फेस था? आप यहाँ से गए, एक वर्ड आपने बोला इंग्लिश में नहीं आता, तो कैसे सीखा आपने? हाउ डिड यू बिल्ड? बहुत मुश्किल था। 1981 में, 1982 कनाडा में बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी थी कनाडा में। अब you're इंडियन एंड भाई आप सोफिस्टिकेटेड नहीं हो, आप गांव वाले हो, जो भी, मतलब उनकी उन दिनों में ऐसा होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था वहाँ पे। तो इस क्लासेस में अभी भी ऐसा है? अभी बहुत कम है, अभी डिस्क्रिमिनेशन अभी बहुत कम है। क्योंकि क्या हुआ, पहले होता था कि भाई आप जरूर फार्मर हो गए या टैक्सी ड्राइवर होंगे, या अब क्या है कि इंडियन डॉक्टर्स भी है, इंडियन बिजनेसमैन भी है, और देखिए ना सरदार भी बहुत है वहाँ पे। हाँ बहुत है। पंजाबी वहाँ पे सेकंड स्पोकन लैंग्वेज है, पंजाबी मतलब बहुत है वहाँ पे। तो हमारी जो क्लब है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब, अब देखिए कनाडा में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में इज द टॉप एलीट रियल एस्टेट क्लब
फाउंडेड बाय मी। तो ये अभी इसीलिए क्योंकि चेंजेस बहुत हो वहाँ पे ब्राउन अलग है, यहाँ पे तो सारे ब्राउन मुंडे हैं सर। या वहाँ पे उनको बस ये होता है ना कि भाई, पर अपॉर्चुनिटीज अब डिफरेंट है वहाँ पे। जो 81, 82, 83 में वो जो एरा था वो बहुत मुश्किल था, और स्कूल में क्लास में बैठे रहो, टीचर क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, और समझ नहीं आ रहा इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। और फिर टीचर बोलेगा कि जाके ऐसे लिख के आओ, अरे अब ऐसे कहाँ से लिखेंगे हम फिर क्या हुआ, ग्रेड 7 में बोला कि ग्रेड 8 में बोला कि भाई आपको फ्रेंच सिखाएंगे हम। फ्रेंच, अभी इंग्लिश नहीं आ रही है, फ्रेंच सीखो। तो मैंने कहा ये फ्रेंच का वर्ड इसका मतलब क्या है, हम इंग्लिश में बताएंगे। अरे बाबा अभी इंग्लिश का बताओ, उसका क्या मतलब है तो ऐसा मतलब, अच्छा ये ऐसा होगा कि मैं चाइनीज आपको जापानीज में सिखाऊंगा, तो अपने आप सीखो, मतलब मुझे तो जापानीज भी नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा एक्सेंट भी हुआ करता था, जैसे धीरे धीरे आप सीखोगे ना इंग्लिश वहाँ पे, तो हमारा एक्सेंट होता था, तो उसपे लोग हंसते थे कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इंडियन एक्सेंट यूज कर रहा है, इंग्लिश एक्सेंट वगैरह में। तो धीरे धीरे वो एक्सेंट हमारा चला गया, मतलब तो हमारे को वो उन्होंने कहा कि भाई सुनील तुम ग्रेड 8 के बाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर होता है ग्रेड 8 का इन कनाडा में। ग्रेड 8 के बाद जो ग्रेड 9 होता है वो हाई स्कूल का होता है शुरुआत। ग्रेड 8 डिसाइड करता है कि आप कौन से हाई स्कूल में जाओगे। एक हाई स्कूल होता है नॉर्मल हाई स्कूल, एक हाई स्कूल होता है जो भाई बेसिक, मतलब जो कम पढ़ाई लिखने वाले लोगों के लिए होता है। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, तो मेरे गाइडेंस टीचर ने ग्रेड 8 में बोला भाई तुम ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो मैं हम इस ऐसे बेसिक वाले में भेज देंगे। वहाँ पे एजुकेशन तो फ्री है, फ्री है। सो उन्होंने बेसिक में भेज दिया, और बेसिक में मैं वहाँ गया। तो क्या हुआ, बेसिक में जब मैं गया तो एक साल बहुत मज़ा आया मेरे को। क्योंकि वो मूवी दिखा रहे हैं हमें वो बहुत सिंपल लैंग्वेज दिखा रहे हैं हमें। जो मैथमेटिक्स मैंने ग्रेड 5 या 6 में सीखा इंडिया वो में, दोबारा रिपीट वो उस टाइम दिखा रहे हैं ग्रेड 9 में। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है ये तो। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हो गए थे। फिर मेरे फ्रेंड आए, मेरे को बोलते हैं कि टीचर आया, कहते बड़ा कि क्या बनना है। मैंने कहा वो तो मेरे अंकल ने बोला है पुलिस ऑफिसर बनना है आपको, तो मेरे पुलिस ऑफिसर बनना है। तो टीचर ने बोला तो इस स्कूल में क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब, कहता है यू नो कि इस स्कूल में आप अगर ग्रेजुएशन करोगे यू कैन बी अ पुलिस ऑफिसर। तो मैंने कहा अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया। सो ही पुश्ड मी। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो टीचर मिस्टर ग्रैम था। मिस्टर ग्रैम ने मेरे को बोला यू डोंट बिलोंग हियर। मैंने कहा नो आई बिलोंग हियर। मुझे क्या मज़ा आ रहा था, बहुत आसान था। टीचर ने बोला नहीं, यू हैव टू गो। सो ही पुश्ड मी एंड आई गेव अ टेस्ट। फाइनली मैं रेगुलर स्कूल में गया, और वो मेरा मोटिवेशन बन गया। टोरंटो में मोटिवेशन बन गया, क्योंकि लास्ट ग्रेड 11, 12, 13, ग्रेड 12 और 13 के जो मार्क है ना वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनमें मेरे 75% मार्क आए, क्योंकि यू हैव टू हैव 75% मार्क्स टू बी अ पुलिस ऑफिसर, टू अप्लाई जस्ट फॉर अप्लाई। तो वो मुश्किल से वो हुआ हमारा, और मैं उस टाइम जाके पुलिस। पर इसमें क्या हुआ कि मम्मी डैडी जो हम वो रह रहे थे ना उस टाइम, तो हम क्या करते थे, ग्रोसरी स्टोर में जाते थे। ग्रोसरी स्टोर में पीछे एक एरिया होती थी जहाँ पे पुरानी वेजिटेबल्स, पुराने फ्रूट्स, पुराने वो जो कि सस्ते में मिलते थे। तो मम्मी स्पेशली हमें ले जाती थी, कहती थी बेटा ये नहीं लेते हैं हम वो लेंगे। तो मैं मम्मी से पूछता था क्यों, कहते बेटा यू डोंट अंडरस्टैंड, ये महंगा है, ये सस्ता है। वी वर हैप्पी बट फाइनेंशियली वी वर स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। फाइनेंशियली वी वर स्ट्रगलिंग। तो ऐसे बढ़ के जब 1990 में पुलिस ऑफिसर बने, तो उसके बाद 1990 में पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को जो प्रोफेशन मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर एक बहुत बड़ी पोजीशन रिस्पेक्टेड होती है इन कनाडा स्पेशली, बहुत ही। और उसके बाद हमारी पूरी फैमिली में, हमारी तुलसी फैमिली में मैं एक ही ऐसा बना था जो को वो पोजीशन में मिला, क्योंकि वहाँ पे कम से कम there was a time 5,000 people apply and one person gets in. In Canada, जब उन दिनों में। और अभी मेरे को पूरा उसका पता नहीं है, पर उन दिनों में तो कोई इंडियन पुलिस ऑफिसर को मिलेगा ही नहीं, था ही नहीं उस टाइम में। It was like अगर दिख गया तो oh my God ये ऐसा है। अब तो है बहुत सारे, पर पहले 1990 में आप पूरे स्टेशन में 1-2 लोग हैं, और 200 लोग में से 2 लोग बैठे हैं उसमें अंदर। अच्छा, बाकी सारे क्या इमिग्रेंट्स होते थे या कैनेडियन ही होते थे?
सारे कनाडा में somehow they're immigrants, but immigrants from where? Absolutely, yeah. France, Italy, UK. बट वो बहुत पुराने आए हुए हैं या पुराने आए हुए हैं? Yeah. बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में भी यही है. Yes, yes. पुलिस ऑफिसर तो बन गए, फिर 1992 में हम यहाँ इंडिया आए, शादी हुई. तो हमारा ये था कि भाई आपको पढ़ना है, आपको एक जॉब लाना है, जॉब लेना है, you have to get a job, and then you have to get a salary, then you get married, फिर आपके बच्चे होने हैं. वो सब स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है. फिर उसके बाद एक दिन आप रिटायर्ड होंगे और बच्चों को भी वही सिखाओगे, फिर खत्म हो जाएगी लाइफ. एक दिन आप डैडी बोलते थे जिस दिन आप रिटायर हो गए आपका जो एम्प्लॉयर है ना या गवर्नमेंट है आपकी देखभाल करेगी, आपको पैसे की जरूरत. सोशल सिक्योरिटी वहाँ पे भी मिलता है कनाडा में. बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे. नॉर्थ अमेरिका में तो मिलता ही है, स्पेशली कनाडा. आप कोई भी कंट्री में हो, मेरा मैसेज ये है आज कि आप इंडिया में हो, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, आप कोई भी कंट्री में हो, डजंट मैटर, यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल. Obviously, sir. No doubt. कभी मैं यहाँ पे जैसे मैं लिथुआनिया गया था या कभी मैक्सिको में गया था या इंडिया में भी कभी आया, तो लोग कहते हैं भाई आप लकी हो क्योंकि आप कनाडा गए तभी आप सक्सेसफुल हुए हो. यस, अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मेरे को अच्छी मिली है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. पर मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में भी आप देखो, you have so many successful people, right, and then you have so many people who are struggling. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस ग्रुप में आना है या इस ग्रुप में आना है, और कंट्री डजंट मैटर, आप अभी कर सकते हो. Absolutely. You can still do it. Especially जो आपने फोन का बताया ना अभी, फोन का, इसे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो. most powerful thing is this, but most destroying thing is also this. Yeah. So इसको अगर आप यूज करते हो ना, आप जैसे आपको मैंने कैसे कनेक्ट किया, इसकी जैसे हुआ ना, इंटरनेट की वजह से कनेक्ट हुआ. आप कैसे लोगों को, हम कैसे अभी लोगों के पास पहुंचेंगे उनके घर में, इसकी वजह से पहुंचेंगे. ये is the best invention, internet and the phone, and it's the best invention on the planet to become successful. Absolutely. In business. Absolutely. And आप इंडिया में हो, आप कभी नहीं सोचेंगे कि भाई मैं इंडिया में हूँ. अरे हम पूरे वर्ल्ड से पैसा कमा सकते हैं, and that is what we are doing, yeah, पूरे वर्ल्ड से. और आप लोग कहते हैं भाई हमारे पास रुपीस में कमा रहे हैं, आप डॉलर्स में कमा रहे हैं. आप यहाँ बैठ के डॉलर्स में कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है. बिल्कुल. हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है. मैं ये कह रहा हूँ पैसा, मनी इज अ टूल, इट्स ओनली अ टूल. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, यू यूज इट अ टूल. आपको कुछ सीखना है, यू यूज इट अ टूल. आपको कोई आपका कोर्स बाय करना चाहता है, इट्स अ टूल, इट्स ओनली अ टूल. इट्स नॉट कि भाई पैसा खराब है या अच्छा है. पैसा इज जस्ट ए टूल टू, आपको बच्चों को स्कूल में भेजना है, पैसा. But it's very important. पर मेन चीज है पैसा. Financial freedom should be your main goal. Top of the goal. It should be a goal. क्योंकि अगर आप पैसा नहीं होंगे ना, तो आपके पास घर नहीं होगा, आपके पास आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली आपके पास हमेशा स्ट्रेस होगा अगर पैसा नहीं होगा. I agree. Yeah, because you will be keep on thinking कि how to meet the ends meet. Even paying bills. Yeah. कितने स्ट्रेस होते हैं लोग. Anyways, so सर अब ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर बने, आपने शादी करी, अब रियल स्टेट में आना कैसे हुआ? क्योंकि आपने अभी तक जो बताया कि फादर जॉब में थे, स्ट्रगल था, ठीक है, पुलिस ऑफिसर बन गए, बट पुलिस ऑफिसर बिकेम एन इन्वेस्टर. सो हाउ डिड यू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एंड चीज़ें कैसे बिल्ड करी? 20,000 डील्स की हम बात करते हैं सर, अगर रोज भी करेंगे तो 365 होती हैं, और मैं डिवाइड करूँ 365 को 20,000 से, तो एक दिन की एक डील वाला सिस्टम नहीं है. सो डेफिनेटली यू हैव मेड अ सिस्टम in which you were doing multiple deals on daily basis, and so that's why you are here. So आप रियल एस्टेट में कैसे और कैसे आपने पैसा बनाया, जो मेन आज लोग जानना चाहते हैं? मेरे को ये कहना जरूरी है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं भी यही कहता था, मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है. पर असली बात यह थी कि जब पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आता था ना कि यहाँ पे केस हो गया, उसी टाइम मैं भाग जाता था. और that was also expected of me, मतलब वो एक्सपेक्ट करते थे. तो क्या होता था, वो ड्यूटी है, ड्यूटी है. पर मैं चाहता तो उस डिपार्टमेंट से जाके दूसरे डिपार्टमेंट में जाके ऐसे डिपार्टमेंट जाता जो 9 to 5 कर सकता था अगर मैं, पर वो मेरा पैशन नहीं था. ये पैशन था, राइट. पर अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वाइफ ने बोला कि भाई 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे तुम बाहर रहते हो. मेरी वाइफ भी बोलती है. हाँ, और जब घर पे आते हो तो तभी भी
ध्यान नहीं देते हो हमें, है ना, हम पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बहुत लड़े। तो स्ट्रगल उसमें ये हुआ, तो हमने कहा कि ठीक है हम वो पुलिस के जॉब छोड़ते हैं। तो एक कोर्स मैंने लिया 5,000, जो मैंने जिंदगी। बट सर आपने एक चीज बताई थी कि कुछ धमकी दी थी वाइफ ने जबरदस्त वाली, तो आपने मुझे बताया वो क्या इंसिडेंट था? वो क्या हुआ कि लड़ाई बहुत हुई, तो उसमें फाइनली वो आए, उन्होंने बोला कि मेरे को बोला बैठो, मैं बैठा, बोला वी आर गेटिंग अ डिवोर्स। अच्छा, मतलब यहाँ पे बैठ के लड़ाई होती है कनाडा में? यहाँ इंडिया में तो बेलन फेंक के मार देते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं। अब मेरे को लगा कि भाई आई हैव टू चूज बिटवीन माय वर्क दैट आई लाइक और द फैमिली दैट आई लाइक। बट सर कनाडा में जैसे मैंने सुना है कि डिवोर्स काफी हो जाते हैं लोगों के, तो इज इट ट्रू? यस, दैट ठीक है। अभी आपका डिवोर्स के बाद आपने सर क्या फिर पुलिस की नौकरी छोड़ दी? स्ट्रेट अवे क्विट? तो क्या किया कि मैं अपने पास के पास गया, मैंने उसको बोला कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे 1 साल के लिए अनपेड लीव ऑफ एब्सेंस देगा। अनपेड लीव? ओके, लीव ऑफ एब्सेंस। तो उस पुलिस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में किसी ने उनको कभी नहीं बोला कि 1 साल की छुट्टी दे दो भाई, 1 साल की छुट्टी दे दो, मुझे पे नहीं। बट आपने पैसे नहीं मांगे? पर मेरी पोजीशन रेडी रखना अगर मैं वापस आऊं तो। हाँ ठीक है, बैकअप प्लान। तो वो हंस रहे थे बहुत, वो कहते पागल हो गए कि देयर इज नो वे, दिस नॉट लाइन। एनीवेज पूरा ऊपर तक गया, नीचे आया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि ठीक है। तो मेरे पास 1 साल था जो करना बेटा, 1 साल। 1 साल, और मेरे को मालूम था कि 1 साल के अंदर या तो आई विल डू और आई डाई। एंड मेन फंक्शन पर्पस इज दिस कि अगर आपके पास गोल है ना, उस गोल का डेडलाइन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरे पास क्या था, वो सुई चल रही थी और पता था 12 महीने के बाद मेरे को या तो मैं वापस जाऊंगा और डिवोर्स हो जाएगा, या मैं काम छोड़ दूंगा, मेरे को पता नहीं हो क्या करूंगा मैं। पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। तो आप ये सोचे कि पहली बार जिंदगी में जो 15 साल का जो हुआ था, उस टाइम मेरे डैडी को प्राउड फील हुआ था। अब मैं डैडी के पास जाता हूँ और कहता हूँ डैडी मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। जब वो 1 साल का आप गैप लेते हैं? अच्छा। और मेरे डैडी कहते हैं बेटा ये क्या हो गया, क्या बात है? तो बेटा क्या करोगे? मैंने कहा मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनूंगा। तो डैडी ने गाली मार के बोला कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर होता क्या? गाली देके बोला मेरे को, भाई एजेंट सुना है, ब्रोकर सुना है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर होता क्या है? और तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से तुमने ये किया है? तुम्हें पता है कि कितने लोगों को, तुम्हें पता है ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने बोला डैडी को कि भाई मैं 1 साल के लिए ट्राई करूँगा, अगर सक्सेसफुल हुआ नहीं तो वापस जाऊँगा। तो डैडी रोज मेरे को बोलते थे बेटा नहीं करो, आपकी वाइफ वापस जाओ, आपकी वाइफ मान जाएगी, औरतों को ज़्यादा पता नहीं है, उस दिनों में ऐसे बोलते थे, और उसको पता नहीं है कि काम तो करना है, और आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेना, 30 साल में अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो आप। अच्छा 30 इयर्स में? हाँ। तो मैंने कहा कि उसके बाद पेंशन मिलेगी एक तरीके से ना, 30 अर्ली रिटायरमेंट ले ली तो। हाँ, तो मेन फोकस ये है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप सक्सेसफुल लैडर पे चढ़ते हैं ना, कभी कभी आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको रोकेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, राइट? और ऐसा आप में से कितने लोगों के साथ हुआ? अगेन आप कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। बहुत एक बार 4-5 महीने हो गए उसके, जो डैडी को पता चला, बहुत दुखी हुए डैडी। तो रोज उन दिनों क्या होता था, अपने माँ बाप को आप ना नहीं कह सकते। उन जब हम उन दिनों की बात थी 60s 70s, माँ बाप जो बोलेंगे वो करो आप, और माँ बाप को ना बोलना मतलब यू डिसरिस्पेक्टिंग। एब्सोल्युटली, आज भी स्पेशली इंडियन फैमिली में। तो डैडी को मैंने बोला डैडी मैं नहीं कर सकता ये, मेरे को अपनी फैमिली के लिए करना पड़ेगा। तो 5वां महीना था, एक डील मैंने ली, उस डील को मैंने फ्लिप किया, रियल एस्टेट को फ्लिप किया, मतलब बाय फिक्स एंड फ्लिप। उसमें मेरे को $50,000 कमाई हुई। अब मैं 1 लाख 1 साल में कमाता हूँ। अब ये फ्लिपिंग रियल एस्टेट का कंसेप्ट है इंडिया में, बट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो लोगों को नहीं समझ आएगा। तो एक बार इसे सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हाँ, जिससे लोगों को समझ आए। इसके मैं सिर्फ एक बात समझाना, फिर मैं हाँ प्लीज कंटिन्यू। डैडी के पास में गया, मैंने कहा डैडी मैंने ना ये प्रॉपर्टी ली है मैंने, और इसमें से ना 50,000 कमाए हैं। $50,000? तो मुझे लगा डैडी बोलेंगे शाबाश ये डैडी गुस्सा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ डैडी? मैं ये तो अच्छी बात है। डैडी कहते बेटा मैं रोज मंदिर जाता हूँ।
कनाडा में भी? हाँ, मंदिर है हमारे पास, और वहाँ पे भी बड़ा मंदिर है कनाडा में। मैं रोज मंदिर जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम फेल हो, कि जब तुम फेल होगे ना, तुम फिर वापस अपने काम पे जाओगे और तब मुझे खुशी होगी। बताओ, एक फादर प्रे कर रहा है कि मेरा बेटा फेल हो, और तू डील कैसे करके ला गया? और पूरा वर्ल्ड खुश है। मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुश हो रहे हैं, और मेरा जो फादर है, माय ओन फादर, वो प्रे कर रहा है कि तू फेल होगा। तो मेरे कितना आपको बुरा लगा होगा? हाँ, बहुत। अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों किया। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मेरे डैडी ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत गुस्सा है मेरे को। और मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब आप रेगुलर जॉब या आपके पास अभी जॉब है या और आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ना, तो आपके बीच में बहुत सारी क्या बोलते हैं हिंदी में, वो प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानी आएंगी, जिसमें आपके ही लोग आपको पैर खींचेंगे, रोकेंगे, कहेंगे क्यों कर रहा है बेटा, काम कर, जाके सिक्योर जॉब ले, ये तो इसमें तो बहुत रिस्क है, ये नहीं कर, राइट? या आज है कल नहीं है। वो कहे आपके भले के दे रहे हैं, बट वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भैया रियल एस्टेट की बात अगर कर रहे हैं तो आज इसने डील कर लिया, पता नहीं कितने टाइम बाद होगी। और आपके लिए ये था कि भी मैं $1,00,000 कमा रहा हूँ और एक ही डील में मैंने $50,000 कमा लिया, तो अगर मैं साल की 4 कर लेता हूँ तो मैं अपनी सैलरी से डबल कमा रहा हूँ। बिल्कुल। और मेन चीज ये था कि वो मेरे डैडी दुखी रहते थे कि मैं लोगों को बताने में उनको इतना दुख लगता है कि मेरा बेटा मेरा जॉब छोड़ के यार क्या कर रहा है, वो दलाल बन गया एक तरीके से। और मेरे अंकल को सबको बोलते थे कि भाई उसको जाकर समझाओ। तो दूसरे लोग मेरे पास आते थे, बेटा मान जा अपने बाप की बात, अपने बेटे की बात, अपने डैडी की बात मान जा। तो मैंने कहा नहीं, मैं आई हैव टू डू इट। सो कैसे हुआ ये कि एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं की थी, जो कि मैंने अपने में इन्वेस्ट का मतलब हुआ कि कोई भाई स्कूल छोड़ने के बाद आप सेमिनार जाते हो ना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया? तो उस टाइम मैंने $5,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कौन से टाइम है सर ये 2005 की बात है। तो आपने सर ये जो ब्रेक लिया था कब लिया था? 2005 में। 2005 में ब्रेक लिया था और 2005 में ये ज्वाइन कोर्स। कितना कोर्स था वो सर? वो 5,000 का कोर्स था, $5,000 का। और मेरे को रियल स्टेट, मैंने पहले सोचा कि मैं करूं क्या। अभी मैं उसके पास गया पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने कुछ टाइम दिया मेरे को अप्रूवल देने के लिए। उस टाइम में मैंने सोचा मैं करूं क्या। उस टाइम लगा चलो स्टॉक्स में कर लेते हैं, चलो काफ़ी शॉप खोल लेते हैं, या कोई बिजनेस खोल लेते हैं, या कोई दुकान खोल लेते हैं, या कोई वेंडिंग मशीन का कोर्स, या MLM कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। तो एक दिन मैंने न्यूज़पेपर खोला, डबल स्प्रेड में वो लिखा हुआ था बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन। मैंने कहा ये क्या बकवास है, बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे फेंक दिया। मैंने पेपर को उठा के फेंक दिया, और फिर उसी पेपर को उठाया कि पढ़ूं तो सही है चीज क्या। फिर गया मैं, आई पेड $5,000, और मुझे डर लगा। किनका कोर्स? रॉबर्ट जी एलन, वो अमेरिका से है, वो मेरे ही इज माय गुड फ्रेंड नाउ। ओके, he's 75 plus I guess. Yeah, he's 75 now. He's very nice guy, and so उनका कोर्स था, उन कोर्स में उन्होंने मुझे सिखाया कि 50 different ways। अब सोचिए सर, $5,000 उस टाइम पे, अगर मैं 40 की तरह से बोलूँ, $2 लाख का ट्रेनिंग हो गया 3 दिन का, 3 days। So इंडिया में तो people will think it's too much, but that is what you got into that industry, right? Yes, but even there $5,000 किसी को देना, ट्रेनर को देना, उस टाइम हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं कह रहा हूँ अभी भी होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। अब मेरे लिए नहीं, अब आपके लिए नहीं है, बट लोगों के लिए अभी भी बड़ी। For sure। पर एक लेसन ये है कि अगर आपको किसी चीज में जाना है ना, उसकी स्टडी करना, एजुकेशन लेना from the people who have experience, who are successful। Yes, and ये जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। हाँ, बहुत पहले क्या होता था, हम बैंक कैशियर के पास जाते हैं, टेलर्स के पास जाते हैं कनाडा में, वो हमें सिखाएंगे कि आप मिलियनर कैसे बनोगे। उनकी पगार ही $40,000 पर ईयर है, अब वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे आपको मिलियनर बनना है। वो कुछ नहीं, वो आपको स्कीम्स में इन्वेस्ट करा देंगे। राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि यू फाइंड समबडी हु हैज व्हाट यू वांट, एंड उनके साथ आप काम करो, whom you emulate। Yes, और उनके पास सक्सेस होनी चाहिए, और उनके पास रिजल्ट होने चाहिए। आप बोलेंगे मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा। अगर आपको अमिताभ बच्चन बनना है, तो आप अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को ही साथ ही, भाई आप पर्दे पे देखोगे, हाँ ये इज अ बिग एक्टर, इसके साथ मेरे को करना है, ठीक है, आपके साथ आपके पास सक्सेस है। People should go to trainers who have success।
Absolutely. So Robert Allen जी का कोर्स लिया उन्होंने, he sold $1 billion, $1 billion dollars worth. I mean it's like unimaginable at that time. वही अमेरिकन है ना. So I took his course, घर आया, मम्मी मेरी वाइफ बोला ये क्या कर दिया, 5,000 खर्च और वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया. ये एक तो काम छोड़ने की सोच रहे हैं, काम जाओ पैसे कमा के लाओ. उस टाइम पे सेविंग कितनी थी आपके पास जब आपने डिसीजन लिया था 1 साल के लिए? उस टाइम हमारे पास सेविंग्स थी, हमारे पास about $200,000 थे उस टाइम, पर वो टाइड अप थे. पर जो रिस्पांसिबिलिटीज भी तो थी, बहुत थी ना, 2 बच्चे भी थे आपके. हाँ, और जब वो चेक क्या बोलते हैं आपके महीने की पगार, मैं आप पे चेक बोलो समझ आ जाएगा, अब मैंने रिलेट कर दिया. वो पे चेक आना बंद कर देता है ना, तो उस टाइम लगता है वो स्ट्रेस बिल्ड करता है एक्चुअली. बहुत वो पता है फिर क्या होता है, यही है. हाँ. और ये खत्म हो रहा है रोज के हिसाब से. तो उस कोर्स में हमें 2 चीजें सिखाई गई थी. एक, हाउ टू फाइंड मोटिवेटेड सेलर्स की जिसको भाई जरूरी सेल करना है, डेस्परेट जो है, और उस डिस्काउंट प्रॉपर्टीज को कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसको बाय करना है विदाउट योर मनी. हाँ, अभी लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा कि वो कैसे करते हैं. सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्हें पता है कि ये कैसे करना है. वो मेरे को भी नहीं मालूम था. पर मैं कह रहा हूँ आज भी 99% ऑफ द ऑडियंस बिलीव नहीं करेगी कि बिना पैसे की भी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है. एंड ये मिसकंसेप्शन है. हाँ, अभी मैं तो बिल्कुल मानता हूँ उस चीज को. और ये एक दूसरी चीज आपसे है कि कम से कम 2-3 हजार प्रॉपर्टीज जो हमने इन्वेस्ट किए पिछले 16 साल से हो गए, जो दे वर कंप्लीटली नो मनी डाउन. और मतलब आप कह रहे हो 3,000 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा, बेचा, कमाया, उसमें पैसा नहीं लगाया. जब पहली साल की मैंने आपको, आई वाज ऑन द कवर ऑफ सक्सेस मैगजीन, आई वाज ऑन न्यूज़पेपर एंड दिस एंड दैट. उसमें मेरे को पता चला कि हाउ टू बाय एंड सेल, एंड पहले साल आई एंडेड अप बाइंग 77 प्रॉपर्टीज राइट इन द फर्स्ट ईयर. एंड उसके बाद आई वाज अ शाय गाय. डिड यू मीट डैरन हरी देन? हु? Darren Hardy? No, I have not met him, but I know him. उसके बाद मेरे को जो मेरे दोस्त थे, जैसे कोचेस थे, मेंटोर्स थे. मेरे मेंटोर्स कौन थे? टोनी रॉबिन्स. मेरे मेंटोर्स का रॉबिन शर्मा. मेरे मेंटोर्स अब जो ग्रैंड कार्ड वगैरह, उन सब से मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया. सबके साथ I shared stages with them. I trained alongside. ये बड़ी बात है सर, because the people who are on top, they don't give advantages so often to new people. No. Because they want the same level at least, or the higher level. Higher. On Jack Canfield from Chicken Soup, Brian Tracy, Robert Allen ने बताया आपको, Robert Kiyosaki जो मेरा मतलब Rich Dad Poor Dad की बुक पढ़ने के बाद मेरे he had a big impact. इनके साथ मैंने stages रॉबिन शर्मा हुए. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा कि भाई सुनील में कोई स्पेशलिटी होगी. मैं आपको ये बता दूं कि I was introvert मतलब मैं एक shy person था. मतलब आप अगर मेरे को बोलेंगे कि सामने खड़े होके 2 शब्द बोल दो, I couldn't have done it before. Now I become a top international speaker and 7 times best-selling author. और मेरे को स्कूल में बताया गया था कि आपकी स्पेलिंग खराब है, आप कभी लिख नहीं पाओगे. अच्छा, मैं वो ग्रैंड कार्डोन को ही सुन रहा था, तो उन्होंने कोई किताब लिखी और वो बेस्ट सेलर बनी, तो किसी ने बोला कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत 10x में. हाँ, तो उन्होंने बोला बेस्ट सेलर है भाई. क्या फर्क पड़ता है, तू ठीक कर दे. रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और चीज बोली थी, I am not best writing author, I'm best selling author. तो आप क्या है कि ना आप you can hire people to help you with spelling and all that, right? So हमारा क्या हुआ कि actually the thoughts जो आप देना चाहते हो लोगों को, वो पास ऑन ठीक तरीके से होने चाहिए. So that's the main goal. Yes. See, I focus more on creating video content rather than writing books. That's my own style, and he has written 7 best-selling books here. Wow, sir. Thank you. बहुत अच्छी बात है. So that's a different focus. But the thing is, आप अपनी बुक्स के थ्रू थॉट्स पास ऑन कर रहे हैं, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू थॉट्स पास ऑन कर रहा हूँ. एंड द वैल्यू एडिशन जिस पे हमें फोकस करना है वो होना चाहिए. मेरे कहने का मतलब ये, लोग पूछते हैं मेरे को कि सुनील आपको ये नहीं लगता, क्यों मेरे डैडी बोलते थे बेटा पैसे होने चाहिए पर ज़्यादा नहीं होने चाहिए. यू नो, लालची हो जाता आदमी. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यार. इंडिया में भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पैसे होने चाहिए बट ज़्यादा नहीं होने चाहिए. और मेरी दादी बोलती है आज तक कि ज़्यादा पैसा आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. हाँ, और पर ये डिसाइड कौन करेगा कि ज़्यादा पैसा क्या है, ज़्यादा क्या है, मतलब किससे ज़्यादा, कौन डिसाइड करेगा? वो ये कह रहे हैं कि अपने सर्कल में जो लोग हैं उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास. तो सर्कल चेंज कर लो, फिर गरीब हो जाओ.
फिर मुकेश अंबानी के सर्कल में आ जाओ, वी आर पुअर देन। नो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा, मनी इज बैड। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनी कैन बी बैड अगर आप बैड हो, इफ यू आर बैड। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, आप नोट कीजिए। इन्होंने बोला पैसा बुरा हो सकता है अगर आप बुरे हो तो। और मनी इज ग्रेट इफ यू आर ग्रेट। इफ यू आर ग्रेट यू कैन हेल्प पीपल। यस। अभी सर इंडिया में आए हैं, मैं आपको बता दूंगा मेन रीजन। सर आप अभी कितने आई ऑपरेशंस करने वाले हैं? 100 ऑपरेशन करने वाले हैं भोपाल में। भोपाल में 100 ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए ही इज हियर इन इंडिया। बिग थिंग। थैंक यू। एंड मेरे कहने का मतलब है जितना आप ग्रो होंगे ना, you will be great for the world. You will become more humble actually. And you will help more people. Absolutely. You will help more people. And biggest thing is when you help people, you become more valuable to the world. Absolutely. And when you become more valuable to the world, मैंने बोला ना कि आपके money is just a tool. और अगर आपको tool को use करना आता है, then people will be so happy with you. अगर आप मनी मिसयूज करते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर टूल, जैसे चाकू होता है ना, किचन में भी यूज होता है वो, और बाहर भी यूज होता है, पर आपको किचन में बाहर आपने देखा है यूज होते हुए, हमने नहीं देखा, बट यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस। हमने तो घर में देखा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई रियल एस्टेट बहुत मुश्किल है या मेरे को पता नहीं कैसे करना है, it was like me, मैं भी ऐसे सोचता। सर मुझे लगता है कुछ भी आप माँ के पेट से सीख के नहीं आते, या आप अभिमन्यु नहीं होते, तो आप यहीं पर आके सीखते हो, तो एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड। इट कैन बी लर्न्ड। सर अब मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसलिए बोलूँगा क्योंकि लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट सीखने के लिए। बिल्कुल। तो आई वांट कि आप कुछ रियल एस्टेट स्ट्रैटेजीज और व्हाटएवर जिससे यू हैव बिल्ट योर वेल्थ, जो आपने किया है, आपके टॉप एक्सपीरियंसेस, वो आप प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज पीपल आर वेरी एक्साइटेड to learn real estate also. देखो हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, real estate is one of the topic when it comes to finance and growing your wealth. So मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर हाईलाइट कीजिए। हाँ, so strategies की अगर बात करें, जैसे आपसे हम बात कर रहे थे, स्पेशली कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अभी हम फ्लिपिंग हाउसेस से शुरू करते हैं। फ्लिपिंग हाउसेस, हाँ उससे शुरू करते हैं, बिकॉज उसके बाद फिर हम नो मनी डाउन पे भी बात करें। ठीक है। So and by the way, flipping houses can be no money down. Actually that's the thing, but उसमें समझाते हैं लोगों को कि ये होता क्या। हाँ सही बात है। तो हम आपको मैं एक स्ट्रेटजी जिसमें हमने यूज की थी शुरू में, क्योंकि अभी क्या है कि अभी चीजें थोड़ी सी चेंज हुई। अभी also I'm well known, so बहुत आसान हो गया। उस टाइम कैसे करते फ्लिपिंग? वही बताइए, क्योंकि लोग बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे if they will start. Yes. तो फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है कि ये जो ऐसी प्रॉपर्टी हम बाय करते हैं जिस या तो वो अगली है या उसमें एक्स्ट्रा वॉशरूम, एक्स्ट्रा रूम, ऐसा कुछ ऐड करने के लिए, मतलब उसमें अलाउड हो सकता है कि नहीं, या सिंपली यू फिक्स इट अप कि मेक इट लुक बेटर। मैं शॉर्ट में क्या समझता हूँ फ्लिपिंग हाउसेस का, कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं, मैं इंडियन टर्म्स में बात करूंगा, मुझे कनाडा का तो नहीं पता, तो मैंने कनाडा में इन्वेस्ट नहीं किया। सो करेंगे थोड़ी देर के बाद वो तो चलो यार, वी विल बी ग्लोबल सून। सो अभी जैसे क्योंकि कनाडा के अंदर और इंडिया के अंदर मुझे इंडिया में सर बहुत स्कोप दिखता है, क्योंकि इंडिया में यार पॉपुलेशन हमारे लिए अच्छी भी और बुरी भी है। तो फ्लिपिंग हाउसेस से मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक किसी भी प्रॉपर्टी की लोकेशन प्राइम है, सो मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, बिकॉज व्हेन आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, लोकेशन एंड लोकेशन। आई डोंट सी एनीथिंग एल्स। सो इफ द लोकेशन इज द टॉप एंड वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं बनी हुई, रिनोवेशन की जरूरत है, और यू कैन इन्वेस्ट सम मनी एंड यू कैन सेल इट अगेन। सो आपने एक ऐसी चीज खरीदी जिसकी लोकेशन अच्छी है, जो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस में मिल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी अच्छी है, आप उसमें कुछ पैसा लगाते हो, आप इंटीरियर कराते हो, आप उसे एक फ्रेश लुक देते हो, एंड यू डू अ राइट मार्केटिंग एंड यू सेल इट। अब इसमें फ्लिपिंग जो मुझे लगता है नो मनी डाउन कैसे होती है, आई मे बी मिस्टेकन, सो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। सो वी डू अ एग्रीमेंट विद द पर्सन कि भाई मैं एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी सेल कर रहा है, कि मैं आपको 6 महीने के बाद 1 करोड़ रुपए दूंगा इस प्रॉपर्टी के लिए, और तब तक मैं टोकन अमाउंट दे देता हूँ, लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी हमारी एक डील हो जाती है। सो आई गिव अ टोकन अमाउंट, आई से कि मैं इतने टाइम में आई विल गिव यू द होल अमाउंट, बट टिल द टाइम आई विल डू अ कंस्ट्रक्शन और समथिंग। उसमें वो सामने वाला एग्री होना चाहिए। अब कनाडा में कैसे चलता है मुझे नहीं पता, सेलर एग्री होना चाहिए, सेलर एग्री होना, उसी की प्रॉपर्टी है यार, अभी तो हमने उसकी पोजीशन नहीं ली, तो अगर वो एग्री हो जाता है, एंड व्हाट वी डू, अभी हमने बहुत छोटा अमाउंट लगाया है, या फिर अगर हमने अमाउंट लगाया है तो हम किसी और बायर को ले आते हैं जिसके पास पैसा है। हाँ ठीक है, जैसे मेरे पास नहीं है बट सुनील जी के पास है, तो मैं सुनील जी को बोलूंगा, सुनील जी ये प्रॉपर्टी देखो,
आप मेरे फ्रेंड हो, मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी को लोकेशन देख यार, ये 2 करोड़ 3 करोड़ की चीज़ है और अभी 1 करोड़ में मिल रही है, इसमें हम लगाएंगे यार 25-30 लाख रुपए लगेगा हमारा, बट उसके बाद ये बिकेगी 2.5 करोड़ में। सही बात। तो मैं आपका पैसा लगवा देता हूँ और रिनोवेशन में भी आपका पैसा लगवा देता हूँ, बट मैं बोलता हूँ यार यू डोंट टेक एनी ट्रबल, सारा काम मैं करूंगा। सही बात है। अभी मैंने 1 रुपया नहीं कमाया तुमसे, तो तुम पैसा लगा दो, रिनोवेशन मैं कर रहा हूँ, जब बेचेंगे तो प्रॉफिट 50-50 कर लेंगे, सो यू विल बी मोर इंटरेस्टेड। यस। बट उसके लिए मेरे पास कनेक्शन होने चाहिए। तो मैंने कनेक्शन बिल्ड कर लिए। तो बहुत सारे लोग इंडिया में कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पोजीशन से पहले हमें काम करने देते हैं, तो मान लेते हैं, बट इंडिया में क्या होता है, व्हेन यू डू द रजिस्ट्री तो आप उसमें 5-6% डिपेंडिंग आप किसके नाम पे रजिस्ट्री करा रहे हो, सो वुमेन पे 5% का एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप पे करते हो, मेन के नाम पे ज़्यादा करते हो, तो कंपनी के नाम पे और ज़्यादा करते हो, तो वो आप पे कर दोगे तो आपने जो 5-6% है लूज कर दिया। सो जनरली पीपल डू दिस कि वो बायर के नाम पे रहने देते हैं, वो उसे पैसा दे देते हैं, कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और जहाँ पे सेलर एग्री हो जाए कि मैं इतने आपको टाइम दे दूंगा और आप रिनोवेशन भी कर लो, एंड इन द मीनवाइल इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी फाइंड अ न्यू सेलर, यस, एंड सो वी फाइंड न्यू बायर, सॉरी, तो जैसे हमें नया बायर मिल जाता है वी मेक मनी इन दैट। सो फ्लिपिंग हाउसेज in India people are doing it but it is not well known, so am I right or not? Yes, so एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था, I went to जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आपका कोई हो रहा है रियल एस्टेट का कोई प्रोग्राम, तो I went to that training for several months, हर ट्रेनिंग में मैं गया, और जो उस ट्रेनिंग में जैसे ट्रेनर है या जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उन सब से मैंने उनकी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है ना। अब मेरे पास ईमेल में इस इवेंट में गए, उनके पास वहाँ से 20 लोग ले लिए, यहाँ से गए 50 लोग ले लिए, 100 ले, तो अब मेरे पास अब लिस्ट आ गई, ईमेल लिस्ट, जिसमें 200 लोग हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है, राइट, सिर्फ उसी पे जा रहा है। एक्चुअली क्योंकि हमें वो लोग तो चाहिए ही ना, अगर हमें कुछ भी बिल्ड करना तो वी वांट पीपल, राइट सर, तो यू मेड योर लिस्ट। सो द सीक्रेट इज वेरी सिंपल कि वो लिस्ट पहले है, फिर हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। एक्चुअली क्योंकि लोग नहीं होंगे तो पैसा नहीं होगा, तो बाय कैसे करोगे? सो आप जैसे हम बात कर रहे थे ना कि भाई हम इस पे वो करेंगे, उसके बाद हम बायर बाय करेंगे, ना हमें पहले चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी को क्लोज करने से पहले, मतलब एक पैसा डालने से पहले हम इस लिस्ट के पास जाते हैं, और उस लिस्ट में होता है कि इन 10 लोग को मैं फोन करूंगा और इन 5 लोगों से मैं मिलूंगा और इन 100-200 लोगों को मैं सिर्फ ईमेल भेज दूंगा। ऐसा होता है, जो मतलब क्लोज है उनको बोलेंगे हेलो, हाँ देखो ये तुमने बोला था ना कि आपको ये चाहिए, अच्छा ये वार है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बता दो। और हमारे उस समय ऐसे पोजीशन हो गई थी कि इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे थे। एब्सोल्युटली नहीं, जब ब्रांड वैल्यू बनता है तो इन्वेस्टर आपके पास हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भाई पैसा लगवा दो। सी इफ आई लेट्स आई डू नॉट डू दिस, बट अगर मैं लोगों को बोलूं कि भैया ठीक है, आई हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स, यू वांट टू बिकम द इन्वेस्टर, सो thousands of people will be there who are willing to invest. हाँ जी, I don't do it, but the thing is there are investors. हाँ, जिसका ब्रांड होगा उसके पास इन्वेस्टर्स होंगे। So अगर समझो कोई ऐसा इंसान जो आपकी पोजीशन पे नहीं है, जो मेरी पोजीशन में नहीं है, समझो वो उनको कैसे करना है, उनको ऐसे सुनो भाई ध्यान से, उनको ऐसे करना है कि आपको कोई भी इवेंट, डिजिटल इवेंट या इन पर्सन इवेंट जहाँ पे लोग जाते हैं, इंडिया के अंदर बिजनेस नेटवर्क्स भी होते हैं, अर्ली मॉर्निंग क्लब्स होते हैं, वहां जाके आपको उनसे मतलब कनेक्शंस नेटवर्क बनाना, हाँ पहले वो करने, आपको कोई नहीं जानता है अभी, उनसे आपसे जाके फ्रेंडशिप, जेन्युइन फ्रेंडशिप, रियल फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप करनी है। और आपको ऐसा करना है, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज है ना, आपके पास एटलीस्ट 10x 10 गुना 20 लोग होने चाहिए। अगर पास 10 प्रॉपर्टी है तो कम से कम 100 लोग होने चाहिए, तभी होगा, काम ही नहीं होगा वरना, जिनके पास पैसा है, हाँ, तो उसमें वो ग्रोथ हो जाएगा। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई सुनील, अगर अभी तो तुम कर सकते हो भाई, आप ये हुआ, पर हम कैसे करें? आपको अभी शुरू ऐसे करना है जैसे मैंने किया था, which is I started going to every event, even if I had to pay a little bit, थोड़ा पैसा दिया कोई बात नहीं, in fact जिसमें हमने पैसा दिया it was better, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स, एक्चुअली इंडिया के अंदर मैंने ये चीज़ फील करी है। मैंने जब सर स्टार्टिंग जब अपने करियर की करी थी, आई स्टार्टेड विद वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, तो मुझे स्टार्टिंग में जो लोग आए यार वो मेरे से अच्छे थे, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स आएंगे या नॉर्मल लोग आएंगे, बट देयर वर ट्रेनर्स, देयर वर कोचेस,
और यार मैं 17-18 साल का होता था तब स्टेज पे। अभी भी लगी रहे हो। नहीं, मैं दाढ़ी मुझ में बढ़ा लिया, अब तो खैर बड़ा हो गया हूँ थोड़ा सा। आप सर से तो हाफ एज में हूँ मैं, तो अब आप सर की एज दोबारा गेस कर सकते हो। मेरी एज कुछ लोगों को पता होगी। तो मैंने ये देखा कि व्हाई दे वर देयर, सो दे वर देयर टू बिल्ड कनेक्शंस, एंड दे वर द पेड वर्कशॉप, दे वर द पेड सेमिनार्स। एंड उन लोगों से जब मैं मिला तो मैं उनके एक्सपीरियंसेस देख के हैरान हो गया कि यार मैंने तो शुरुआत करी है एंड यू आर हियर। सो होता क्या, मैंने देखा जितने अच्छे लोग होंगे ना सर, वो उतने अच्छे लर्नर्स होंगे, एंड हर किसी से सीखने के लिए रेडी है। उनके अंदर ईगो ही नहीं है कि मैं सीख किससे रहा हूँ। और देखिए, मैंने तो अपना करियर शुरू किया था 17-18 साल में, जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, और उसमें आज थोड़ा सा तो फर्क है ही डेफिनेटली, तो रिजल्ट्स में भी फर्क है। बट मैंने ये चीज देखी है। बट लोग इंडिया में फिर भी चाहते हैं, फ्री है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पेड है तो यार पैसे लग रहे हैं, मूवी के लिए दे देंगे, बट वर्कशॉप सेमिनार्स के लिए नहीं यार, ये तो फ्री होना चाहिए। सही बात है, पर मेरे कहने का मतलब है अगर पेड होगा तो क्वालिटी लोग आपको मिलेंगे, वो नेटवर्क ही अच्छा होगा। राइट। और अगर आपके पास उस नेटवर्क में कुल 50 लोग आ रहे हैं और फ्री वाले में 500 आ रहे हैं, आप 50 वाले में 50 बेटर है सर, 50 में जाओ आप। और लोग पूछते हैं कि भाई कैसे मैं आपने सुनी, हमारे पास अभी 40 से 50 हजार ईमेल्स है हमारे पास, ईमेल लिस्ट, बट दैट्स ऑफ कनाडा एंड यूएस, इन कनाडा यूएस, but that could be done anywhere in India too. But sir 40-50,000 इन्वेस्टर्स का ग्रुप होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर वो आज शुरू नहीं किया हमने, हाँ, तो यार 19-20 साल आप बता रहे हो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अभी से शुरू करो, 50 लोगों से शुरू करो, 100 लोगों से शुरू करो, नो प्रॉब्लम। हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, फोन, यूट्यूब जैसे आप बात कर रहे थे, ईमेल से बात कर रहे, इंटरनेट, इट्स द बेस्ट थिंग। बेस्ट टाइम टू बिकम अ मिलियनर is now. Is now. Is 2022 is coming? For me, I think it takes maximum of 3 to 5 years. Yes. अगर बंदा सही ट्रैक पे है तो 3 से 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम। और कोई लोग और भी एम्बिशियस हैं तो उससे पहले कर सकते हैं, क्योंकि जो जिंदगी में मैंने पहली बार जब when I left the police force, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या हुआ था उसमें। मैं all my life I wanted to be a millionaire in dollars, and in dollars at the end of that year, इंडिया में मिलियनर नहीं समझते लोग, करोड़पति समझते हैं। करोड़पति। तो मिलियनर हो गया कम से कम कनाडा वाला डॉलर, हाँ, चलो कोई भी है, 7-8 करोड़ मान लो, हाँ, 7 करोड़। So I ended up making $980,000, सिर्फ 20,000 कम $1 million the first year alone। जो आपने वो टाइम लिया था, जो पुलिस फोर्स के जो 12 वो टाइम लिया था, हाँ। तो 5वें महीने में तो आपने पहले डील करी थी, आपने बोला। नहीं, 5वें महीने पहली डील नहीं थी, एक डील की थी। उससे पहले शुरुआत तो राइट अवे, जब मैंने कोर्स लिया राइट अवे आई डिड इट, पर एक साल। राइट अवे हाउ मच टाइम? राइट अवे क्या? राइट अवे जो ट्रेनिंग लिया उसके बाद कितना टाइम? Within 1 week I got my first deal. Okay. Then after that I पैसा हाथ में कब आया? पैसा हाथ में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ। ये समझ लेना, इसे दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि रियल स्टेट में टाइम लगता है, लग सकता है, और रियल स्टेट में नहीं लगता ही है सर। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन रियल स्टेट, यू हैव टू हैव पेशेंस। रियल स्टेट हर महीना ऐसा नहीं है कि एक जैसा चलेगा, कभी बहुत ज्यादा भी होगा, और वो सारा आपके ऊपर होगा, आप कैसे हो। रियल स्टेट में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, हमारे कनाडा में तो ऐसा हुआ था, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, मिड टर्म भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। तो हमारे क्या हुआ था, जो हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी ली थी ना, उसी साल हमने फ्लिप कर दी थी, तो एक्चुअल पैसे आए थे सर। वो बड़ी चीज़ है, पता है कि आपका फोकस वो था। बहुत। और पता है आपको गाइड करने के लिए देयर वर पीपल, बिकॉज आप जो ट्रेनिंग में गए, बात ही नहीं आपने ट्रेनिंग कोर्स किया, आपने ट्रेनिंग में जो लोगों से मिले, हाँ, वो सारा एक विजन लेके चल रहे थे, जो प्रोबेबली आपके फ्रेंड्स बने होंगे वहां पे, और उनसे बात होती है, उनसे कनेक्शन होता है, तू क्या कर रहा है भाई, आपने क्या किया, और इंस्पिरेशन मिलता है। उसने बोला यार मैंने साला $1 million का सेल कर दिया, उसमें इतना पैसा बच गया और ये हो गया, तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सर, दूसरा जो आपने अभी इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे, तो फ्लिपिंग हाउसेस, ठीक है, लोगों को अभी समझ आ रहा होगा, अभी मैं शॉर्ट में दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि पहले तो आपके पास लोग होने चाहिए, इन्वेस्टर्स, हाँ। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी के पास तो पैसा होना चाहिए, और वो आपके सर्कल में होना चाहिए। अब सर ने उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बताई है कि आप ऐसे इवेंट्स में जाओ, ऐसे सेमिनार्स में जाओ, ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे बिजनेस नेटवर्क्स में जाओ जहां पे लोग आते हैं जिनके पास पैसा है और जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पे करते हैं आने के लिए, जो पे करते हैं, मतलब पेड में जाओ तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा लगेगा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि फ्री में भी आप कर सकते हो, बट नेटवर्क नहीं मिलेगा। पर इट्स नॉट द सेम क्वालिटी। एब्सोल्युटली, वो तो जितना ऊपर आप जाओगे। सर देखो, मैं आज आपको बताता हूँ, मैंने एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों को रिलेट होगा। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ, उसका मेंबरशिप लिया हुआ है, 5 साल का मेंबरशिप है। सो आई कैन गो टू प्ले बैडमिंटन, आई कैन गो फॉर स्विमिंग, आई कैन फॉर जिम। बट जिम मुझे ना कोई और पसंद है, मतलब वेयर आई लिव, तो द बेस्ट वन जहाँ पे मैं जाता था इस मेंबरशिप से पहले, मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। तो उस मेंबरशिप में जो जिम है वो नॉर्मल है, और जिस जिम में मैं जाता था वहाँ पे इस एरिया के, गुड़गांव के सारे अच्छे लोग आते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के लोगों के साथ मैं रहूँगा उनकी ऐसी सोच मेरी बन जाएगी। सही बात है। तो यार क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी वाइफ कहती है यार तुम पागल हो, 30-40 हज़ार रुपये महीने का वेस्ट करोगे, दूसरे जिम में जाओगे, कोचिंग लोगे, जो भी करोगे, तो पागल हो गया, क्यों पैसे लगा रहे हो, तुम्हारा फ्री में तो है एक मेंबरशिप। तो आई फील लाइक यार उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वेयर आई एम स्पेंडिंग माई टाइम, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेट मी टेल यू, सी ही इज अ मल्टी मिलियनियर इनटू रियल एस्टेट। आप भी इन्हें सुन रहे हो, आपके थॉट्स इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे इस वक्त इनके साथ। सिमिलरली, ठीक है भाई, आप जिसे भी सुनोगे उसके साथ थॉट्स इन्फ्लुएंस होंगे। इस वीडियो को स्किप करके अगर आप किसी और इंसान को सुनते हो और उसके रिजल्ट्स नहीं है, मान लो इंटरनेट पर आप किसी को सुनते हो, वो कॉमेडी है, गाली गलोच है, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंटरटेनमेंट देख रहे हो, आप वैसे बनते जा रहे हो। सो it is very important to choose the people with whom you are spending your time with. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है ना, उसने 25 साल की स्टडी की थी। जो 25 साल पहले लोग आए थे उनके पास स्टडी की थी, और 25 साल तक उनको ट्रैक किया उन्होंने, और 25 साल के बाद उन्होंने देखा कि ये जो सेम एजुकेशन इनको मिली है, ओनली सर्टन परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज सक्सेसफुल हुए थे और बाकी सक्सेसफुल नहीं हुए, इवन दो वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए थे। तो उन्होंने सबको इंटरव्यू किया, सक्सेसफुल पीपल को इंटरव्यू किया कि भाई आप मेरे को बताएं कि आप सक्सेसफुल क्यों बने, भाई दूसरे लोग कहीं नहीं बने, आप क्यों बने। उन्होंने काफ़ी आइडियाज दी, पर उन्होंने टॉप आइडिया, यू बिकम who you surround yourself with. Right. You become who you surround yourself with. You're the average of 5 people you spend your time with. So उन्होंने, this is Harvard Business School, 25 साल की study. Research of 25 years. Yeah. Yes. उन्होंने, वो कुछ भी और भी बोल सकते थे, एजुकेशन बोल सकते थे, ये उन्होंने कहा नहीं, it's the reference group that you hang out with consistently. Reference group का मतलब है ग्रुप के साथ जो आप बार बार मिलते हो, you become that. Yeah. So it's a proven fact. अगर आप अपनी environment में ऐसे होंगे जहाँ पे लोग कहेंगे भाई पैसा नहीं है, जिंदगी खराब है, you know, तो आपकी खराब होने वाली है। मेरे को लोग बोलते हैं, अभी मैं यहाँ पे आया था, आगरा गया था मैं अभी भी ताजमहल देखने, तो एक जेंटलमैन आए थे मेरे पास और मेरे को बोला कि भाई आप जब पैदल करो ना सीढ़ियों से तो हैंड रोल पकड़ के। मैंने कहा क्यों? कहते बेटा इस उम्र में ना, बुढ़ापे में ना आपको ना ऐसे करके चलना पड़ता है क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा बाबा जी आपकी एज क्या है? कहता 43। अच्छा, वो बाबा लग रहे थे 43। हाँ। अच्छा, अब अपनी एज रिवील होने वाली है। सो मैंने उनको, तो मैंने कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सर्टेन एज के बाद बोलो यार अब तो जिंदगी खत्म हो गई है, छोड़ो। अच्छा, इन्होंने 43 वाले ने ऐसी एडवाइस दी और उन्होंने वैसे बाबा बोला। और I'm turning 53, you know, कुछ दिनों में I'm turning 53, और उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा आपकी उम्र क्या है? मेरे को बेटा बोल दिया। मैंने कहा चलो मेरी बता देता हूँ मैं 53। तो माने नहीं, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम 36 साल के लग रहे हो। तो इसका रीजन भी बता देता हूँ, ये भी मेरी तरह चाय कॉफी नहीं पीते। मैं चाय कॉफी अब नहीं पीता हूँ, राइट। एंड पहले पीते थे, हाँ बिल्कुल। पर और ये वेजिटेरियन भी है कनाडा में रहने के बाद, ये भी मेरी तरह। मैं आपको बताऊं, पहले मैं ये बात बताऊं कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ यू। लुक एट योर एज, योर सक्सेस, आपकी एनर्जी। You know, जब मैंने आपको कई कई वीडियोस देखे हैं जिसमें आपकी जो नॉलेज है वो तो है, पर जो the way you deliver the knowledge, it inspires a lot of people, and I'm here mainly because of that, because you should be proud of yourself कि आपने क्या achieve किया है वो तो ठीक है, पर आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. Yeah, no, you're welcome. I'll take it as a compliment. It is compliment. Thank you. You're welcome. It's compliment, और आपको जो कर रहे हो आप करते रहो, क्योंकि इस उम्र में जो आप कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से इतने लोग, I must have trained now maybe over half a million people on the planet. I would say
आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी लाइक यू कि भाई जिसने एक सक्सेस तो बहुत लोगों के पास है, पर सक्सेस के साथ जैसे आप हेल्प कर रहे हो वो बहुत कम लोगों में है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अभी इसे बढ़ाएंगे सर। हाँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सर, इंडिया के अंदर लोगों को माइंडसेट नहीं मिलता। हाँ, लोग सिखाने वाले नहीं है, एंकरेजर्स नहीं है सर। टांग खींचने वाले इतने लोग हैं, हर घर में टांग खींचने वाला इंसान है। लोग कुछ करना चाहते हैं, उन्हें डीमोटिवेट करने के लिए पहले लोग मिल जाते हैं और उन्हें गाइड करने वाले नहीं मिलते। और होता क्या, आप लाइफ में वैसे ही बनते हो जैसा आपको गाइडेंस मिलती है। इंडिया में लोगों को गाइडेंस मिलती है गवर्नमेंट जॉब करो, तो सब यूपीएससी की तैयारी करने निकल गए, सब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट थिंग। सो एंकरेजमेंट नहीं है। और जो एनवायरनमेंट का हम असर बोल रहे थे, अभी जो कैमरा के पीछे व्यक्ति हैं, ही इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट पर्सन विद अस। ये जब से हमारी वीडियोस एडिट कर रहे हैं, ही हैज स्टार्टेड टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और इन्होंने मतलब अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम बातें करते हैं और मुझे ऑफिस में और लोगों से पता लग रहा है कि मतलब ही इज डूइंग वेल नाउ। अच्छी बात है। और आई मस्ट अप्रिशिएट, बिकॉज सी आपके कानों में जा क्या रहा है? Probably he is just shooting with the camera and But he's listening. editing. His mindset is changing. What's your name? Ankit? Ankit is here. Yeah? Ankit. So Ankit will be the example for so many other people. Yes. So probably इंडिया के अंदर अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, जैसे अब आपको यहाँ पे लाना, लोगों की थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। बिकॉज व्हेन यू सेड यू स्टार्टेड विद नथिंग, स्लम डॉग मिलियनर वाली कहानी होगी सर आपकी। सही बात। बट अगेन कुछ ऐसे नंबर्स देखो, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स यू हैव मेड। हम 2000-3000 प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सर, इट्स अ बिग थिंग। इतनी लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। That is the thing. What is possible? देख लो, हो चुका है। Yeah, it's so possible. इससे बड़ा हो सकता है। Yeah, what is possible? क्योंकि लोगों को हमें जब मुझे बताया गया था कि भाई आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप 1 घंटे में इतना कमा सकते हो या ये कर सकते हो, दैट वाज पॉसिबल। और मुझे ये बताया गया था कि गलतियां नहीं करो, आप गलतियां ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये बताओ गलतियां कैसे नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक्स आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑन द प्लैनेट। Yeah. मिस्टेक्स I आर agree. बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो आपको अगर सिखाया गया है कि बचपन से कि ये देखो ये गलती किया, बैड गलती, आपको मैं बता रहा हूँ कि गलतियां से ही आप ग्रो करोगे। तो अगर आपका मोटिव ये है कि मैं कभी मैं गलती नहीं करूं, फिर आप ग्रो नहीं होगे, ग्रो हो नहीं सकते। आप गलतियां करोगे तो ग्रो होगे, ऐसे द वे। पर हाँ, सेम गलतियां बार बार नहीं करो, पर गलतियां आप करोगे और गलतियां करने से गलतियां करना जरूरी है। मैंने किसी को सुना था बोलते हुए कि जितनी जल्दी और जितनी बड़ी गलतियां करोगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगे और उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, आई लॉस्ट ऑल द मनी। I lost everything. That was a real estate. It was the biggest meltdown in the United States, and but it was also the best time to invest. मैं तो सर ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ क्रैश आए। मैं तो चाहता हूँ स्टॉक मार्केट क्रैश हो। Right. आई एम सिटिंग विद कैश। क्या है कि मोस्ट पीपल क्या करते हैं, ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब क्रैश होता है ना तो बाय नहीं करते हैं, उल्टा करते हैं, है ना? और अभी खरीदेंगे जब वो ट्रेंड ऊपर जा रहा होगा। और आप जो बोल रहे हैं ना, और जो हमने किया था 2009, 2011, 12 यूएस में, यूएस में मैंने क्या किया था, a property that was worth $200,000, I was buying it for $30,000. 30,000 उसका सोच नहीं सकते। जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है ना, रिप्लेसमेंट वैल्यू उसकी जो ईंटें हैं वो $30,000 से ज्यादा महंगी मैं समझ गया सर। मैं अभी जैसे एग्जांपल आपने दिया, अभी बीच में अगर आपको याद हो तो कोरोना वायरस के टाइम में क्रूड ऑयल के प्राइस नेगेटिव चले गए। हाँ, लोगों को समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, बट देयर आर फ्यू पीपल हु मेड मनी। That's right. A lot of money. That's right. So ये चीजें पता होनी जरूरी है। देखो सारी नॉलेज की बात है, किसी चीज के बारे में आपको पता ही नहीं, यू डू नॉट नो अबाउट रियल एस्टेट, यू डू नॉट नो अबाउट कमोडिटी मार्केट, देन हाउ यू गोइंग टू मेक मनी? द बेस्ट टीचर्स मैंने आपसे अभी भी सीखा दोबारा, they're on YouTube, and start with that. Start going to events, start going to paid events. अपनी फ्रेंडशिप बनाओ सही लोगों से, और उन लोगों के पास जिनके पास अच्छी डील्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और उन लोगों के पास जिनके पास पैसा है। इन दो चीजों के कनेक्ट ही तो करना है, बस कनेक्ट करना है। तो अब आपने सर जब स्टार्टिंग में बताया था
we were talking about that $1 million and $2 million deal. तो सर एक बार उसमें बताइए how you were making money. वो 50% का प्रॉफिट आपने बिना पैसा लगाए कैसे कमाया? People want to know about that. Yeah, क्यों नहीं? So एक डील ऐसी है जैसे हम बात कर रहे थे, मैं डॉलर्स में यूज करता हूँ, आप रुपीस में कर दीजिए. हाँ, मैं कर दूंगा कन्वर्ट, आप बोलिए. अगर एक प्रॉपर्टी जो मतलब $1 मिलियन की है, राइट, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आफ्टर रिपेयर वैल्यू, नॉट एज इज वैल्यू, आफ्टर रिपेयर वैल्यू इज $2 मिलियन. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको 1 मिलियन में बाय किया और उसमें समझो आप 1 करोड़ की चीज को समझो, 1 करोड़ का खरीदा, 2 का बिक सकती है. हाँ, चलो आफ्टर रिपेयर और आफ्टर एनी वर्क रिक्वायर्ड है. तो 1 करोड़ का आप लेते हैं और उसमें समझो समझो 10 लाख रुपए आप उसमें डाल देते हैं फिक्स अप करने के लिए, समझो 20 लाख रुपए जो भी है. सो 1 करोड़ 20 हजार उसमें चले गए, और उसकी 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, और वो 2 करोड़ की वैल्यू हो जाती है उसकी. ठीक है ना? तो हमारे में क्या होता है कि हम इंडिया में ऐसी डील्स हर जगह इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ना मिले लोगों को, बट कनाडा में भी नहीं मिलती है. तो फिर कैसे मिलेंगी वो? कनाडा में भी रेडली अवेलेबल नहीं है, वो कहीं भी नहीं है. पर समझिए कि आप रियल एस्टेट में हैं, जैसे आप अभी रियल एस्टेट में, देन यू नो द मार्केट प्राइस एंड और जैसे आप रियल एस्टेट में हो, आप और मैं आया आपके पास, मैंने कहा भाई मेरे को अच्छी डील चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में हैं, क्योंकि मैं आपके सेमिनार में आया, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, तो आप बोलेंगे सुनील यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, किसी को बताएंगे नहीं, पर आने वाले. और रियल एस्टेट में ये बहुत बड़ी चीज़ है, सर ने बोला किसी को बताएंगे नहीं. yes. तो मेरे पास जैसे एक ही परिवार के 2 लोग कनेक्टेड हैं, तो अगर मुझे किसी से एक ने डील बताई कि पुष्कर यू कैन इन्वेस्ट, तो मैं दूसरे को नहीं बताता कि उसने बताई है. हाँ. और दूसरे ने बताई तो मैं उसे नहीं बताता, क्योंकि अगर पता लग गया तो वो जाके खरीद लेगा, चाहे वो एक ही परिवार का हो, भाई हो. अच्छा. तो हम इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं. तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि डील मार्केट में आ गई तो बहुत जल्दी निकल जाएगी और उसके प्राइस बढ़ जाएंगे. राइट. मान लीजिए एक ही डील का ओनर है और उसे 2 लोगों का फोन आ गया, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं इंडिया में. कि भाई हमने पूछा कितने का, या जो भी आपका क्या आस्किंग प्राइस है, वो कहता है जी मैं 1 करोड़ में बेचूंगा. और किसी और का आ गया सर क्या आस्किंग प्राइस है, तो उसको लगता है मेरी प्रॉपर्टी की इतनी डिमांड कैसे हो रही है, तो कहेगा जी मैं 1 करोड़ 20 लाख में बेचूंगा. तो इंडिया में भाव बढ़ जाते हैं लोगों के. yes. तो उसके भाव नहीं बढ़ाने, उसको वहीं पे रखना है. तो एक मान रहा है अरे क्या पागल हो गए, कभी 75 लाख की तेरी चीज नहीं है तो 1 करोड़ कैसे मांग रहा है. इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके जो रिलेशंस हैं और कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस बना के, तभी मैंने बोला ना पहले कनेक्शंस बनाएंगे बाय गोइंग टू दीज इवेंट्स और गोइंग टू पेड इवेंट्स. उसके बाद आपने कनेक्शंस बनाए, तो उन कनेक्शंस में 2 लोग हैं जो आपको फ्रेंड्स बनाने हैं. एक तो ये जिनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी आती हैं, जैसे आप सब जो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का, और उनको पता है क्या हो रहा है, मार्केट जानते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स, और यू कैन से ब्रोकर्स है. और दूसरा ये है कि जिसके पास पैसे, इन्वेस्टर्स. हाँ, इन्वेस्टर्स हो. तो इन दिस केस उन्होंने मेरे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया. अब यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ढूंढी, किसी ने बताई जो मार्केट की समझ रखता था, उन्होंने सुनील किसी को बताइए मत. इन्होंने बोला अच्छा ये प्रॉपर्टी है, इन्होंने अपने पास, इन्होंने बोला 10x आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए, जो इन्होंने क्लाइंट्स या अपनी लिस्ट बनाई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. उन्होंने उस लिस्ट को बताया कि मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ है, 1 करोड़ की मिल रही है, अपने 20 लाख रुपए लगेंगे एंड वी कैन मेक प्रॉफिट. तो सर प्लीज यहाँ से. हाँ, सो उसने 1 करोड़ 20 लाख, समझो 5 लाख और ऐड कर दो, क्लोजिंग 25 हो गए, 25. सो 1.25 करोड़ के मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया. और उसमें क्या हुआ कि अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है. तो उसमें क्या हुआ कि उसमें वो और हम 50-50 पार्टनर है. क्यों वो हमें देगा, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. इन्होंने मुझे क्योंकि बताया था, आपको समझ आ जाएगा. ये कनाडा के हिसाब से चलते हैं, तो इंडिया के हिसाब से सारी चीजें हो सकता है मैच ना करें, तो मैं बताता हूँ. प्रॉपर्टी मान लो मैं खरीद रहा हूँ, बट ये दिलवा रहे, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, बट कनाडा में एक लीन, एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग उसमें डल जाता है कि भैया प्रॉपर्टी तो इसके नाम है, पैसा ये दे रहा है, बट इसके अंदर 50% का हक मेरा होगा. इससे अगर इसे हम रेंट पे देंगे, इनकम आएगी तो हमें मिलेगा, एप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट होगा, तो 50% मुझे मिलेगा. सो इन्होंने वो एग्रीमेंट लिखवाया जिसे कनाडा में लीन कहते हैं, राइट? हाँ, राइट. तो इन्होंने वो डलवा लिया और मैंने एग्री किया, क्योंकि मैं सुनील को जानता हूं और ये मेरा प्रॉफिट करवा रहे हैं, तो मैंने एग्री किया. प्लस आपको ये पता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ठीक है, आप मेरे को जानते हैं, अच्छी बात है,
पर आप बोलेंगे कि इसके साइड वाला कितने का है, इसके साइड वाला कितना है, वो हम एक मार्केट वैल्यू तो निकालेंगे सर। निकाले तो उनको पता है कि मार्केट वैल्यू इतनी है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हम 6 महीने और साल के बाद उस प्रॉपर्टी को बैंक से रीफाइनेंस कराते हैं। ये समझिए इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ की चीज ली, उसमें पैसा लगा दिया, सेलर्स ढूंढने शुरू कर दिए, मिले तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ये बैंक के पास गए, उन्होंने बोला इस प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस कर दो। क्यों कर दो मैं बताता हूं। इंडिया के अंदर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी महंगा है। अच्छा, नहीं आपको हो सकता ना बताओ, 7% है ना, क्या इट्स इवन मोर, It's more? डिपेंड्स आपकी कैसी प्रोफाइल है। अच्छा अच्छा अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो इंडिया में ये बहुत ज्यादा भी हो सकता अच्छा। बैंक कितना, क्या इंटरेस्ट रेट है? है। बैंक का आपने बोला 7 से स्टार्ट हो जाएगा, अभी कम हुए हैं, अभी ये लॉकडाउन के बाद आरबीआई की तरफ से जो आया थोड़ा सा तो बैंक्स ने कम किया, अदरवाइज इट वाज इवन मोर। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो एनबीएफसीज वो और ज्यादा चार्ज करती हैं। तो बट कनाडा के अंदर 3% फ्री का पैसा, मतलब फ्री। इससे ज्यादा तो हमें इंडिया में बैंक, मतलब इंडिया से कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम यूएस डॉलर से कंपेयर करें, कैनेडियन डॉलर से कंपेयर करें तो वो एक अलग इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कभी डिस्कस करेंगे। वहां पे इतना समझो 3% के ब्याज पे साल के हमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल रहा है, और इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। और हमारे बैंक में अगर पैसा पड़ा रहता है इंडिया में तो डिपेंडिंग ऑन द बैंक आपको 3, 4, 5, 6% तक का ब्याज हर महीने साल के हिसाब से वो हर 3 महीने में या हर महीने में डिपेंडिंग आपका बैंक कौन सा क्रेडिट हो जाता है। तो ये 3% पे वहां पे रीफाइनेंस करा दिया प्रॉपर्टी को। कंटिन्यू सर प्लीज। तो उन्होंने मतलब 2 करोड़ पे फाइनेंस किया, उसमें बोला कि ठीक है भाई आप 75% दे देंगे ऑफ 2 करोड़। इन्होंने बोला 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमें इस पे प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चाहिए, तो उन्होंने 75% के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपया वापस दे दिया, जिसने खरीदा था बायर ने। तो बायर ने लगाया एक था, अगर उसने उस पे काम किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तब भी एक लगाने के बाद अभी समझो 1.5 आ गया, मोटी बात 1.5 आ गया। और इन्होंने क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख इन्वेस्ट किया था, उनको पहले 1,25,00,000 हम दे देंगे ऐसे ही पहले, क्योंकि इनका एक भी पैसा मतलब रिस्क ना हो, चाहे 1 करोड़ लगा या 1,25,00,000 लगा। सुनील जी ने अपना कोई पैसा नहीं लिया अभी तक, इन्होंने अपना पूरा का पूरा मुझे वापस दे दिया। भैया 1 करोड़ लगाया था, 1 करोड़ वापस आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया उस पे तो लोन है, ईएमआई हर महीने जाएगी, तो उसके ऊपर भी सर बताएंगे। हाँ, तो उसमें से 1.25 लाख मतलब उनको वापस दिया हमने, 1.25 करोड़, क्योंकि 25 लाख रिपेयर वगैरह करा, जो भी है क्लोजिंग कॉस्ट। उसके बाद जो 25 लाख बचे उसमें से हमने 50-50 कर लिया, तो इनके पास 12.5 लाख और आ गए, मेरे पास 12.5 लाख आ गए हमारे फर्स्ट प्रॉफिट। तो उस पे जो लोन है 1.5 करोड़ का लोन है, उस पे जो हम ऐसी सिर्फ प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसपे इनकम कैश फ्लो बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव में जाए कैश फ्लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऐसे खरीदते हैं जिसपे या तो पैसा लगाने के बाद या फिर एट प्रेजेंट टाइम में उससे कोई रेंटल इनकम या पॉजिटिव कैश फ्लो बन सके। रिपीट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो ईएमआई कहते हैं इंडिया में, ईएमआई देना बहुत जरूरी है। वहां पे क्या कहते हैं? वहां पे प्रॉपर्टी, वहां पे मॉर्गेज, टैक्सेस, इंश्योरेंस। सो क्या हुआ कि अगर आप मतलब ये पैसे लेते हैं तो उसके बाद ना इनकी कोई पैसे हैं उस प्रॉपर्टी में, ना हमारे कोई पैसे हैं उस प्रॉपर्टी में। अब वो प्रॉपर्टी कैश फ्लो दे रही है, 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ 10 करोड़ की हो जाती है। तो उस टाइम अगर हम बेचते हैं, जब भी बेचते हैं, 50% इनको मिलेगा, 50% हमें मिलेगा। समझ रहे हो? एक की चीज ली थी, 3, 4, 5 साल के लिए उसे रेंट पे भी चढ़ा दिया, रेंट आया तो वहां पे इंडिया में सारी प्रॉपर्टीज में नहीं होता सर ये कि डेप्रिसिएशन मिले। जैसे ऑफिस में अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन मिलता है। ये बता रहे हैं क्योंकि मुझे ज्यादा कनाडा के रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपने सर बताया कि डेप्रिसिएशन वहां पे हर तरीके की प्रॉपर्टी के लिए मिलता है। दैट्स राइट, चाहे कॉन्डो लो आप, चाहे घर लो, उसको रेंट करो, उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है। यूएस में भी ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी मान लो इनकम बन रही है 1 लाख रुपए, इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं, और अगर आपको घर पे 15,000 का डेप्रिसिएशन मिला तो 1 लाख रुपए की इनकम पे जो आपको टैक्स देना था, जो भी आपका टैक्स अमाउंट बनेगा, उसमें से अगर आपका 15,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है तो आप उसे माइनस कर सकते हो। सो डेप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे हम इंडिया में गाड़ी लेते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन मिलता है, बिजनेसमैन समझेगा इसे। तो अगर बिजनेस के लिए ले रहे हो तो अगर बिजनेस के लिए ले रहे हो, एवरीथिंग या जो बिजनेस एक्सपेंस है उस पर डेप्रिसिएशन इंडिया में मिलता है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे बिजनेस एक्सपेंस हो। अब आपने बोला कि कनाडा में हर तरीके की प्रॉपर्टी के लिए डेप्रिसिएशन मिलता है, तो अगर उस इंसान को इनकम भी आएगी तो अगर डेप्रिसिएशन मिलेगा तो वो स्क्योर ऑफ होगी। प्लस अगर आप इंडिया में रहते हो और आप अमेरिका में बाय करते हो घर,
कुछ ऐसे लगते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिप्रिशिएशन का, वो ये है देखिए अगर आपको पूरे साल में $10,000 कैश फ्लो आता है ना, $10,000 कैश फ्लो आता है, उस $10,000 पे टेक्निकली आपको टैक्स देना चाहिए, राइट? देना चाहिए, राइट। पर अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि आपको 10% हम आपको डिप्रिशिएशन देंगे ऑन द प्रॉपर्टी एवरी ईयर, व्हिच मींस कैंसिल हो गया, व्हिच मींस जीरो टैक्स। इनफैक्ट अगर डेप्रिसिएशन अमाउंट ज्यादा आया तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको नंबर 1 चीज ये है कि हाउ टू पे लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस लीगली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो उसे ही समझ आएगा जो इनकम कमा रहा है। नहीं, आप शुरू से अगर आप सोचेंगे नहीं कि मेरे को इतनी इनकम कमानी है, तो आप ऐसे अकाउंटेंट्स ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो आपको। सर मुझे लगता है बेस्ट एडवाइस जो देता है ना टैक्स सेविंग के लिए, वो बिजनेसमैन ही देता है। हाँ, अकाउंटेंट्स नहीं, अकाउंटेंट्स हु आर बिजनेसमैन ओनली देन, yes. मैं कहूँगा ओनली देन, या तो जो बंदा बिजनेस कर रहा है वही जानता है, हाँ. और वो अपने एक्सपीरियंस से ही बताएगा कि आप अपने टैक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो हमारे बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई हैव सीन आफ्टर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस। देखिए हमारे कनाडा में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कोई भी आपकी टीम में है, जैसे अकाउंटेंट हुआ, लॉयर हुआ, ब्रोकर हुआ, कोई भी हुआ, if they are that and business people, वकील जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, ब्रोकर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसके पास दोनों सर जो बिजनेस कर रहा है वो ज्यादा जानता है, हाँ. क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है तो आपको बिजनेस के लिए गाइड कर सकता है। सी जो भी प्रोफेशन का इंसान है, अगर कोई शेफ है तो वो खाना बनाना सिखा सकता है, सही बात है, ठीक है, तो एक बेकर है वो केक बनाना सिखा सकता है, मुझे नहीं आता, बट जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस करना जानता है, और बिजनेस में भी वो इंसान जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है वो आपको ज्यादा गाइड करेगा। पैसिव इनकम मेरे इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है, पैसिव इनकम। नहीं, वो आती हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है ना, अच्छी बात है ना? नहीं, खूबसूरत ही वही है। हाँ, when you sleep and you make money, it's the best way to do it। and ये एकदम against जो हमारे दादा परदादा हमारे डैडी। सर उस टाइम पे पैसिव इनकम होती नहीं थी ना, लोगों को सिर्फ रेंट, एक चीज पता थी कि रेंट की इनकम पैसिव है या ब्याज की इनकम पैसिव है। मेरे दादा को तो बस इतना ही पता था। हाँ सही बात है, पर उन टाइम में भी कुछ लोग थे जो पैसिव इनकम वर्ड नहीं यूज करते थे, बट दे वर मेकिंग पैसिव इनकम। सर वो आज कहाँ है वो हम जानते हैं। यस, इंडिया के अंदर अच्छी बात क्या है सर, यू कैन नॉट गेस कौन कितना बड़ा आदमी है। हाँ, सो सर अभी हम उस पे आ जाते हैं कि 50% के ऊपर थे हम, कि एक लीन लग गया, 50% आपके नाम हो गया, तो आपने बोला कि बैंक से आया तो आपने अपना एक वहाँ पे अमाउंट ले लिया, एंड उससे रेंट आया तो डेप्रिसिएशन की वजह से स्क्वायर ऑफ हो गया, एंड कल को हमने रीसेल किया तो व्हाटएवर प्रॉफिट वी मेड, हमने 1 का लिया, 1.5 का लिया, 2 का लिया, और हमने उसे 5 का बेचा, तो जो भी प्रॉफिट आया 50-50 ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, 50% ऑफ द कमीशन। पहली बात तो इंडिया में लोग सोचेंगे सर ये नहीं मिल सकती। देखो एक ही चीज है, आप जिस चीज को मानते हो बस वही सही है। सही बात है, वही सही है। आपको लगता है ना नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, आपको लगता है हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज आप अपनी बात करो, आपके पास करोड़ों नहीं, आपके पास 50,000 रुपए हैं, और मैं बोलूँ 50,000 की एक चीज खरीदेंगे और वो लाख की बिकेगी, और लाख की बिकेगी तो 50% प्रॉफिट मैं लूंगा। आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि पुष्कर सर डन। जब आप अपने 50,000 का रिस्क ले रहे हो, आपके पास 50,000 ही है, तो किसी के पास अगर 50 करोड़ है या 5 करोड़ है तो वो क्यों ट्रस्ट नहीं करेगा अगर वो आपको जानता है और वो चीज की भी वैल्यू वो समझ रहा है। वो भी मार्केट सर्वे करेगा यार, जिसका पैसा है वो गधा नहीं है। नहीं, वो इंटेलिजेंट है, वो खुद भी मार्केट स्टडी करेगा कि ये मुझे चीज सही बता रहा है गलत बता रहा है। हमारा क्या होता है कि हम लोगों को सिखाते हैं टू डिलीवर इंफॉर्मेशन पैकेज। इंफॉर्मेशन पैकेज में क्या होता है, समरी होती है उसका कि भाई कितना पैसा कमाएगा, और उसमें ये भी होता है लिंक कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो हम उनको ना इंफॉर्मेशन पैकेज पहले ही भेज देते हैं इन्वेस्टर को, और उसको वो कहते हैं इस पर क्लिक करके देखो, हम उनके लिए आसान कर देते हैं। तो उन्हें पढ़ा होता है, तो वो श्योर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, पर ऑल्सो उसको पता है कि उसकी वैल्यू ज्यादा है। मेन चीज वो है, इट्स अ गुड डील। अभी हमें सेशन को थोड़ा सा एंड करना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा हो गया, बट लोगों का बिल्कुल मन नहीं होगा, मेरा भी मन नहीं है। मैं लिटरली अभी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ।
एंड इस सेशन को हम दोबारा से एक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हम कंटिन्यू करें, आप कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज सर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हैं। अगर आप चाहते हैं कल को हम कोई इंसान जो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी इंसान जो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं हम उन्हें आपके साथ रूबरू कराएं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे विल ट्राई टू मेक अनदर इंटरव्यू फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज प्लेजर फ्रॉम माय होल ऑडियंस कि आप कनाडा से यहाँ पे आए, आपने टाइम निकाला। एंड हम लगातार मिलते रहेंगे और हम कनाडा में भी जाके धमाल करेंगे, क्योंकि लोग कनाडा से भी देख रहे होंगे सर, मेरे दर्शक 200 से ज्यादा कंट्री से आपको देख रहे हैं। ठीक है, और हमारे लोग हम भी शेयर करेंगे। और आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकता है पाकिस्तान से देख रही हो तो या उनके बहुत सारे लोग। सो थैंक यू सो वेरी मच, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी। सवाल आपके कमेंट्स में पूछेगा। यूट्यूब पे वीडियो देखना है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सर के साथ कनेक्टेड रहना है, सर के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गॉड इज ब्लेसिंग, यू कीप प्रोग्रेसिंग, गो सेल्फ मेड।